Good evening, everyone. I'm Dr. Subodh Chaturvedi. I'm a consultant in bariatric anesthesia at Mohit Bariatrics. First of all, I would like to thank the SAMES organization for providing me with this opportunity to deliver a talk on introduction of ECMO. I would be teaching ECMO as such, but I just give some kind of introduction about ECMO in this class. So, like we begin any formal class, first of all, the disclaimers. First one is that I'm not getting any financial kickbacks from the ECMO people. First of all, I'm not getting any kind of financial kickbacks from the ECMO people or anything for that matter. Second is a little difficult. मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है. So I think in Hindi and I translate it and then I speak in English. So if you're all comfortable with Hindi, then I would like to continue in Hindi only. Is it okay? तो कहानी जो है एक्मो बड़ा गंदा बोरिंग कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है. अपन कोशिश करते हैं अपन क्या कर सकते हैं इसका. तो इतिहास जो है वो करीब 5000 साल पहले जाता है एक्मो का, कि जब महाभारत के मैदान में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये जीवन मरण से मुक्ति कैसे मिलेगी, कौन जिंदा है और कौन मरेगा, और ये अमरत्व का फॉर्मूला क्या है. तो कृष्ण ने कहा बेटा इट इज कॉम्प्लिकेटेड. कॉम्प्लिकेटेड एज इन बोले बेटा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन है, पर फिर भी आसान बना के तुझे समझाऊं तो जिंदा रहने के लिए जो तेरा हाथ पैर जितना शरीर है उसका जो आखिरी सेल है, उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें 3 mmHg की ऑक्सीजन पहुंचती है. बस वो इंसान जीवित रहेगा जिसके माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंच रही है, बाकी कोई नहीं. बोले सर थोड़ा सिंप्लीफाई. बोले किसी भी इंसान को जिंदा रहने के लिए 2 चीजें, एक तो उसके खून में ऑक्सीजन हो और दूसरे एक वर्किंग हार्ट हो जो उस खून को वहां तक पहुंचा सके. राइट. तो बोला कि प्रभु इनमें से कोई सिस्टम खराब हो जाए तो क्या करेंगे. मैं भी आप लोगों से पूछ के देखता हूं, मेडिसिन वाले भी हैं, बेहोशी वाले भी हैं. तो मान लो अपने पास तो एक पेशेंट आता है आईसीयू में इस चीज के साथ में, काय को पड़े इजेक्शन फ्रैक्शन कमजोर है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, बीपी 80/45 का है. आप क्या करोगे? क्या करोगे? आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगाओगे. ठीक है, सिंगल आइनोट्रोप लगा दें. कौन सा लगा दें? नॉरेड पे शुरू किया. वैसे कार्डियोजेनिक शॉक है, चलो चलो नॉरेड से शुरू कर लेते. नॉरेड लगा दिया, 5 पे लगाया, फिर भी नहीं बढ़ा, 10 पे कर दिया, फिर भी नहीं बढ़ा. अब क्या करें? हाँ, और क्या करें? डबल आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगा देते हैं, एक और बढ़ा देते हैं. और लगाया और देर तक दिया, नहीं इंप्रूव हुआ. क्या करें? क्या कर सकते हैं भाई? एक पेशेंट है जो 2 आइनोट्रॉप को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है कार्डियोजेनिक शॉक में, क्या कर सकते हैं? टेल मी, बोलो. If a patient is not responding to double inotropic therapy in a cardiac shock, if his BP is not improving, then the next obvious line of management is intra-aortic balloon pump. आपको हार्ट को सपोर्ट करना है, राइट. आपने आइनोट्रोपिक सपोर्ट लगा दिया, उसके बाद भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा. आपने बलून डाल दिया, आईएबीपी डाल दिया, फिर भी नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा. आप कैच डेथ तक ले जा ही नहीं पा रहे, इतना स्टेबल नहीं है पेशेंट. अंततः क्या हो? वो पेशेंट परम गति को प्राप्त हो जाए. होता ही हमेशा होता है, हर अस्पताल में होता है, हर आईसीयू में होता है. तो यदि किसी का कार्डियक सिस्टम खराब हो तो आप अप टू अ सर्टेन लिमिट उसको मैनेज कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट लिमिट इट इज अनमैनेजेबल. What if similar kind of situation arises with respiratory system? अब तो रेस्पिरेटरी वालों से पूछ सकता हूं, ये तो टिपिकल तुम्हारा डोमेन है. नॉन इन्वेजिव लगा दिया, फिर क्या करें? नॉन इन्वेजिव पे नहीं मेंटेन किया, ट्यूब डाल दी, वेंटिलेट कर दिया, अब भी नहीं इंप्रूव हो रहा, क्या करें? वो एआरडीएस प्रोटोकॉल लगा देते हैं, हाई पीप 15 का पीप लगा दिया और 100% FiO2 कर दी. तब भी यदि नहीं कर रहा, किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा ही बर्बाद हो गया है, तो अंततः वह मनुष्य भी परम गति को प्राप्त हो जाएगा या हो जाता था. कम से कम अब तक ऐसा होता था, लेकिन अब हमारे पास इससे भी बेहतर एक स्टेप अहेड चीजें हैं जिससे हम पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं. एंड वी आर लकी टू बी हियर कि वी हैव दोस थिंग्स एट आवर डिस्पोजल. we recently have acquired like 3 ECMO machines
on which we can put these patients. We are starting an ECMO academy where we will treat how to handle these patients which are not responding to conventional cardiac management or conventional respiratory management. तो हिस्ट्री को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 1930 पे आते। 1930 में अमेरिका के एक अस्पताल में एक इंटर्न ड्यूटी पे था। जॉब तो यही हो जाता क्योंकि तो प्रीपीजी नहीं होती थी। ड्यूटी पर था और ड्यूटी पर उसके पास में एक पेशेंट थी जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ पड़ा। हाँ, कार्डियक है, रेस्पिरेटरी है? रेस्पिरेटरी है पक्का। वो भी बेचारा बैठ के ये सोच रहा था, इंटर्न वाला था, उसने भी डिपार्टमेंट भी चूज नहीं किया था। हाँ, ओके, कैन अग्री ऑन इट अ लिटिल। ठीक है, क्या होता है एग्जैक्टली पल्मोनरी एम्बोलिज्म? सर्जरी वालों से पूछ सकते हैं सवाल तो, क्योंकि यहीं से ECMO की कहानी शुरू होती है। जरूरी पल्मोनरी एम्बोलिज्म में एक वीनस थ्रॉम्बस ऊपर जाके RA-RV होता होता जाके किसी पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता और फंस के क्या करता है, आगे का रास्ता ब्लॉक करता। ठीक है, अब प्रॉब्लम ना रेस्पिरेटरी है ना कार्डियक है, टेक्निकली कहें तो वास्कुलर भी प्रॉब्लम, किंतु इधर लंग्स को ब्लड नहीं जा रहा। वो भी बंदा यही परेशान था इंटर कि इसके लंग्स तक ब्लड नहीं जा रहा, इसके लंग्स बिल्कुल परफेक्ट बैठे हुए और इसका हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि रास्ते में रुकावट है। प्रॉब्लम ना कार्डियक है ना रेस्पिरेटरी है, वास्कुलर है, पर उसने तकलीफ दोनों सिस्टम्स को दे रखी। एक तरफ बैक प्रेशर के कारण उसका राइट वेंट्रिकल फेल हो रहा है और दूसरी तरफ उसको फॉरवर्ड फ्लो नहीं जा रहा है लंग्स की तरफ, तो ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं, शंट की डेड स्पेस जो भी होता है। ठीक है, क्या कहते हैं, शंट की डेड स्पेस है, कौन सी फिजियोलॉजी? चल तो वो बंदा भी यही परेशान था। वो पेशेंट उसके सामने तिल तिल करके रात भर मरती रही और धीरे धीरे करके वो मर गई। जो हमारा इंटर्न था वो बहुत परेशान हुआ। वो पूरे टाइम बैठ के सोच रहा था कि काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं इसका वीनस ब्लड निकाल के उसको ऑक्सीजनेट करके वापस इसकी आर्टरीज में डाल देता तो ये पेशेंट बच जाती, क्योंकि प्रॉब्लम इसके हार्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम इसके लंग्स में नहीं थी, प्रॉब्लम बीच रास्ते में थी। यदि मैं उसको बाईपास कर पाता, द वर्ड वाज इफ आई कुड बाईपास दैट थिंग, then maybe I could have saved that patient. That was the first thought that ever came into somebody's mind to create a heart-lung machine. That was the time when somebody decided कि कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जो पेशेंट का वीनस ब्लड ले और उसको आर्टीरियल सिस्टम में डाल दे और ऑक्सीजनेट कर दे। This was 1930s. The intern was John Gilman. तो ये बहुत बेसिक सिस्टम है, हमको आपको सबको पता है, पर फिर भी एक बार दिखा दूं। अब मुझे लगता है कि दिखाना ही चाहिए, समझाना भी चाहिए कि हार्ट में ब्लड राइट एट्रियम में आता है वीनस सिस्टम से, आरए उसको आरवी में भेजता है, आरवी उसको लंग्स में भेजता है, वहां से लेफ्ट हार्ट में और लेफ्ट हार्ट से बॉडी में। यदि हम डिफरेंशिएट करने जाएं तो राइट हार्ट का काम लॉन्ड्री सिस्टम जैसा है कि वो कलेक्ट करता है गंदा और उसको साफ करने भेजता है, और लेफ्ट हार्ट का काम जोमेटो जैसा है कि वो अच्छा पका पकाया चीज पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। राइट हार्ट और लेफ्ट हार्ट का जो डिस्टिंक्शन है वो ये है कि राइट हार्ट कलेक्ट्स ब्लड एंड लेफ्ट हार्ट डिस्ट्रीब्यूट्स एंड इन बिटवीन द लंग्स ऑक्सीजनेट दैट ब्लड। राइट, तो इफ वी कुड बाईपास दैट थिंग, ये राइट हार्ट के सिस्टम से, ये लेफ्ट हार्ट के सिस्टम से, यदि हम इन दोनों को बाईपास कर पाते किसी तरह से तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को बचा सकते। तो इसी कंसेप्ट पे उसने सोचा कि अगर मैं राइट हार्ट का ब्लड निकालूं, एक रिजर्वायर में इकट्ठा करूं, उसे पंप करके ऑक्सीजनेट करूं और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सीधे उसके अयोटा में डाल दूं, तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। राइट, दिस वाज द फर्स्ट कंसेप्ट दैट लेड टू कार्डियोपल्मोनरी बाईपास. And ECMO is nothing else but a different type of cardiopulmonary bypass. So this was the person. It took him like another 25 years. उस जमाने में IBM खुली थी, IBM the big company IBM. उस IBM के इंजीनियर्स के साथ मिलकर इस व्यक्ति ने पहली सक्सेसफुल हार्ट लंग मशीन बनाई
जो 1955 में ठीक से काम करना शुरू। इस मशीन पे फिर हार्ट सर्जरीज हुई। पहली हार्ट सर्जरी हुई थी कोई शायद 6 मई 1953 में, और जिसमें ये हार्ट लंग मशीन इस्तेमाल की गई। बड़े बड़े कार्डियक सर्जन्स थे। एक पेशेंट का एएसडी रिपेयर करना था, करीब 15-20 मिनट उसका एएसडी रिपेयर हुआ। उतने समय उस पेशेंट का पूरा ब्लड एक मशीन के थ्रू सर्कुलेट होकर उसकी बॉडी में गया, एंड दैट थिंग सेव्ड द पेशेंट्स लाइफ। दिस वाज द फर्स्ट open heart surgery with the help of a cardiopulmonary bypass. So the system was very simple but very difficult to create. कि आप बॉडी से ब्लड लो, उसे पंप करो, ऑक्सीजनेट करो और वापस बॉडी में भेज दो। इट वॉज मोर डिफिकल्ट देन डायलिसिस। तो वही जो उसने हार्ट लंग मशीन 1953 में बनाई थी, वो आगे जाके आज की हमारी हार्ट सर्जरीज की मॉडर्न मशीनों के कंपेरेटिव। इसी कंसेप्ट पे 1961 में डेंटन कुली वाज द फर्स्ट पर्सन हु ऑपरेटेड अ पेशेंट with pulmonary embolism on cardiopulmonary bypass and saved him. So the dream of that person, the John Gibbon in 1930, eventually realized in 1961. और उसके भी और 30 साल बाद डेविस ने पहली बार कहा कि ऑथेंटिक ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज VA ECMO। ये VA क्या होता है इसकी बात हम करते हैं। तो ECMO का मतलब क्या? ECMO का फुल फॉर्म हमको सबको शायद एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर, कॉर्पोरियल मतलब बॉडी से, कॉर्पस इज बॉडी, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन के द्वारा ऑक्सीजनेशन, राइट। आजकल इसका एक थोड़ा और डिफरेंट वर्जन आ गया है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल लाइफ सपोर्ट या ECLS। जब मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन हम कहते हैं तो हम मानते हैं कि केवल रेस्पिरेटरी फंक्शन कर रहा है, वो कार्डियक फंक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम उसको लाइफ सपोर्ट कहते हैं तब हम उससे कार्डियक फंक्शन भी करवा रहे हैं, तब हम उससे हार्ट का पंपिंग भी करवा रहे हैं, राइट। सो वी आर टुगेदर सो फार। चल, तो करीब 1976 में पहली बार ऐसा हुआ कि एक मरीज को कार्डियक ओटी के बाहर आईसीयू में हार्ट लंग मशीन पे रखा गया और वो जिंदा हो गया। दिस वाज द काइंड ऑफ फर्स्ट ECMO एक्सपेरिमेंट व्हिच एक्चुअली वर्क। तो फिर से बेसिक सवाल, अगर किसी मरीज को कार्डियक प्रॉब्लम है, ऐसी कार्डियक प्रॉब्लम है जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही, तो उसे ECMO पे डालना पड़ेगा। 2-4 नाम बताओगे ऐसी प्रॉब्लम्स के जिसमें कि व्यक्ति मरने पड़ सकता है कार्डियक कॉजेस से? टेल मी अ फ्यू कंडीशंस, few cardiac conditions which can kill a patient. Cardiogenic shock can kill a patient, but you can save the patient on ECMO. Acute heart failure, same. Pulmonary embolism, like we discussed. OD, drug overdose. So many drugs cause cardiac toxicity. Then sepsis. These are all the conditions which are related to the cardiovascular side of system and can kill a person, and we can save the person by putting him on ECMO. And anaphylactic shock, refractory anaphylactic shock, which is not responding to any conventional treatment. ये हो गई इंडिकेशंस जो हमने बात की कि रिफ्रैक्टरी कार्डियोजेनिक शॉक जो 2 आइनोट्रॉप्स या IABP को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, या रिफ्रैक्टरी कार्डियक अरेस्ट, आजकल ECPR हो गया है कि यदि कार्डियक अरेस्ट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, CPR करते 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 भी आप पेशेंट को ECMO पे डाल दो एंड यू कैन मेक हिम सर्वाइव। व्हाट कुड बी द क्लिनिकल कंडीशंस फॉर रेस्पिरेटरी कॉजेस? Severe ARDS. What else? Bronchopleural fistula. Somebody remembers a patient in COVID ICU who had this bronchopleural fistula? मैंने bronchopulmonary बोला। This BP fistula. Then pulmonary contusion, inhalational injuries, status asthmaticus, refractory to conventional treatment, and lung transplant which is rejected. These are the conditions which are respiratory and the patient needs to be put on ECMO. पर आप हर पेशेंट को ECMO पे नहीं डाल सकते। यू कैन नॉट पुट एवरी पेशेंट ऑन ECMO। यू कैन नॉट पुट समबडी कि इसके फेफड़े बिल्कुल सीमेंट के हो गए हैं और उनमें रिवर्सल का कोई चांस नहीं है, उसे आप ECMO पे डाल भी दो तो उसका कोई फायदा नहीं है।
तो एक्मो पे आप सिर्फ उन्हीं मरीजों को डाल सकते हो जिनकी कंडीशन रिवर्सिबल है, या ऐसे लोग जो मान लीजिए कार्डियक ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं, या किसी सर्कुलेटरी असिस्ट डिवाइस का वेट कर रहे हैं, या किसी लंग ट्रांसप्लांट का वेट कर रहे हैं। तो क्रैश होने से लेकर ट्रांसप्लांट होने के बीच में आप उन्हें एक्मो पे डाल सकते हो, जैसे हमारे कोविड के पेशेंट्स थे कई। तो या तो कंडीशन शुड बी रिवर्सिबल, और इट शुड बी द ब्रिज टू अ डिवाइस, और इट शुड बी अ ब्रिज टू transplant. These are the three situations where you could put a person on ECMO. Which are the patients that cannot be put on ECMO? Those on extremes of ages, जिनके बाकी के सारे सिस्टम्स खराब हो रहे हैं, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन, राइट, और सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिस्फंक्शन। मान लीजिए आप ईसीपीआर कर रहे हैं, आपका पेशेंट इज लाइक कि उसका न्यूरोलॉजिकल आउटकम आपको दिख रहा है कि बच भी गया तो शायद कोमा में रहेगा, यू कैन नॉट पुट हिम ऑन। Then the patients who have significant comorbidities like किसी को मेट्स है या किसी को सीवियर सिरोसिस है, उसको आप एक्मो पे डाल भी दो तो वापस नहीं। तो यू हैव टू पुट द चॉइस ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्मो। सही मरीज को एक्मो पे डाल। और ऑफ कोर्स मॉर्बिड ओबेसिटी। तो थ्योरी मैंने आपको समझा दी, इंडिकेशंस मैंने आपको समझा दिए। अब कोई मुझे ये बताएगा कि एक्मो मशीन बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। अगर हम सब लोग मिलकर बनाए एक एक्मो मशीन तो क्या क्या चीज चाहिए? एनीबॉडी? हाँ, एक पंप चाहिए जो ब्लड को पंप करेगा। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, देख ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछ रहा रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। हाँ, एक ऑक्सीजनेटर चाहिए जो ऑक्सीजनेट करेगा, ठीक है। हाँ, एक रिजर्वायर चाहिए। एक्मो के साथ अच्छी बात है कि एक्मो में रिजर्वायर नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसको फंक्शनिंग हार्ट में डालते हैं। कार्डियक सर्जरी में हम पेशेंट को जब डालते हैं तो कार्डियक अरेस्ट पे रखते हैं, तब उसमें आपको ब्लड कलेक्ट करना पड़ता है। एक्मो में बंदे का हार्ट वर्किंग होता है, वीक हो सकता है, तो सर्कुलेशन मेंटेन होता है। एक्मो और हार्ट लंग मशीन का डिफरेंस ये है कि हार्ट लंग मशीन में रिजर्वायर होता है और एक्मो में रिजर्वायर के बिना भी काम चल जाता है। तो एक हो गया पंप जो सर्कुलेट करेगा, एक हो गया ऑक्सीजनेटर, और एक चाहिए हमको कैन्युला जो मरीज में डालेंगे, और एक चाहिए सर्किट जो इन सबको आपस में जोड़ेगा। इट इज दैट सिंपल। तो एक कैन्युला जो मरीज में डालेगा, एक सर्किट जो मरीज को मशीन से जोड़ेगा, एक ऑक्सीजनेटर जो ब्लड को ऑक्सीजनेट करेगा, और एक पंप। एक एक करके सबको समझते हैं, मुझे लगता है 5 मिनट से ज्यादा बचाएंगे। और ऑब्वियसली एक कंसोल जिसमें सब कुछ आपको दिखेगा। तो ये है इसके कैन्युला। दो तरह के कैन्युला है, एक को एक्सेस कैन्युला कहते हैं, एक को रिटर्न कैन्युला कहते हैं। एक्सेस कैन्युला मतलब जहां से आप ब्लड निकालोगे, और रिटर्न कैन्युला मतलब जहां से आप ब्लड डालोगे। वो रेड और ब्लू का कन्वेंशन भी वैसा है। जो लंबे कैन्युलात हैं वो फीमोरल वेन्स में डाले जाते हैं, जो छोटे कैन्युलात हैं वो आर्टरीज में डाले। तो बेसिकली एक्मो में आपको करना क्या है, वीनस ब्लड को कहीं से निकालना है, उसको पंप करना है, ऑक्सीडेट करना है और वापस बॉडी में डाल देना। तो पहली चीज हो गई कैन्युला, या तो वेन में डालोगे या आर्टेरियल में डालोगे, या एक और कैन्युला आता है जिसको राइट एट्रियम में डाल दो, दोनों का काम कर लेता है। फिर ऑक्सीजनेटर। एक्मो में जो ऑक्सीजनेटर यूज होता है उसको मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर कहते हैं। हमारे लंग्स किस सिद्धांत पे काम करते हैं कि एक एल्वियोलाई का मटका होता है हवा से भरा हुआ, और उसके नीचे कैपिलरी में खून की नदी बह रही है। मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर्स का ठीक उल्टा होता है कि नलियों में से हवा बह रही होती है और मटके में ब्लड भरा। मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर वर्क्स एग्जैक्टली ऑन द रिवर्स प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल इज सेम, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, बट द सिस्टम इज उल्टा। तो ऑक्सीजनेटर में से आप होके ब्लड को निकालते हो और ऊपर से ऑक्सीजन पुश करते हो और वो ऑक्सीजन उसमें भर जाए। फिर ऑक्सीजन भेजने के लिए एक ब्लेंडर है जिससे आप FiO2 तय करते हो, इतनी ऑक्सीजन इतनी एयर। FiO2 डिसाइड हो गई आपकी 50%, 70%, 80%। और क्या चाहिए आपको? एक पंप चाहिए जो 4000 RPM पे घूम के और ब्लड को सर्कुलेट कर सके। और क्या चाहिए आपको बनाने के लिए? और आपको कंसोल चाहिए, कंसोल जिसमें आप देख सको कि कितने लीटर पर मिनट का फ्लो जा रहा है, कितने RPM पे मशीन घूम रही है, इस साइड प्रेशर कितना है, उस साइड प्रेशर कितना है, आर्टेरियल प्रेशर कितना है, वीनस प्रेशर कितना है। इस कंसोल में आपको सब दिख जाता है। तो इन सारी चीजों को मिला के आप एक्मो मशीन बना सकते हो जो लगी हुई लगभग कुछ कुछ ऐसी। एक्मो के दो टाइप्स हैं, एक रेस्पिरेटरी और एक कार्डियक। अब थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ते हैं। एक्मो का नाम
इस तरह से, इस कन्वेंशन से लिखा जाता है, वीवी एक्मो या वीए एक्मो। इसमें जो पहला लेटर है वो ये बताता है कि कहां से ब्लड देगा, और दूसरा लेटर है वो बताता है कि कहां पे ब्लड डालेगा। तो वीवी एक्मो का मतलब क्या, वेन से ब्लड लिया और वेन में डाला। वीए एक्मो का मतलब क्या, वेन से ब्लड लिया और आर्टेरियल सिस्टम में डाला। दो तरह के एक्मो है, ब्लड टेकन फ्रॉम द लार्ज सेंट्रल वेन इनटू द ऑक्सीनेटर एंड रिटर्न टू राइट एट्रियम डायरेक्टली। वीनोविनस, वीनो एट्रियल, ब्लड लिया लार्ज सेंट्रल वेन से जैसे फीमोरल से और डाला फीमोरल वेन। ठीक है, तो वीवी एक्मो जो है वो वीनस सिस्टम से ब्लड ले रहा है और वीनस सिस्टम में ब्लड डाल रहा है, तो काम क्या कर रहा है, केवल ऑक्सीजनेशन का, इसलिए वो रेस्पिरेटरी कॉजेज में। वीए एक्मो क्या कर रहा है कि साथ में थोड़ा सा प्रेशर भी जनरेट कर रहा है, तो वो कार्डियक कॉजेज में ब्लड। तो दो तरह के एक्मो, वीवी और वीए। वीवी एक्मो का प्रिंसिपल, वेन से ब्लड लो, ऑक्सीजनेट करो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो और वापस वेन में डाल दो या राइट एट्रियम में डाल दो। बेसिकली सिर्फ गैस एक्सचेंज को सपोर्ट करेगा, लंग्स को प्रोटेक्ट करेगा और लंग्स को रेस्ट देगा। हार्ट अच्छा काम करता हुआ होना चाहिए। जैसे कोविड का मरीज, कोविड के मरीजों के बीपी फॉल नहीं होते थे, सबके 170 180 चलते थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ऑक्सीजनेशन की, वहां वीवी एक्मो। लेकिन जो पेशेंट आपका कार्डियोजेनिक शॉक में है उसको वीए। तो वीवी एक्मो कैसे काम कर रहा है, फीमोरल वेन से आपने ब्लड निकाला, उसको पंप में घुसड़ा, वहां से ऑक्सीनेट किया, ऑक्सीनेट करके आरए में डाल दिया और पेशेंट का गैस एक्सचेंज मेंटेन। ठीक है, एक ऐसा भी कैनुला आता है जो राइट एट्रियम में जाता है, दोनों काम वहीं से कर लेता है, वीना केवास से ब्लड कनेक्ट किया और ट्राइकस्पिड वाल्व पे छोड़ दिया। सिंगल कैनुला, डुअल कैनुला। ऐसे वीए एक्मो का क्या प्रिंसिपल है, ये शायद आपकी स्लाइड में, वेन से ब्लड निकाला, ऑक्सीजनेट किया, डीकार्बोक्सिलेट किया और आर्टरी में या अयोटा में उसको वापस पुश कर। इससे फायदा क्या होता है, हार्ट पर से लोड कम हो गया, क्योंकि वीनस सिस्टम से आप 2-2, 3-3 लीटर का ब्लड निकाल रहे हो, तो हार्ट को जाने वाला प्री लोड कम हो गया, हार्ट का रेस्ट मिलना शुरू हो गया। भाई जब हार्ट फेलियर में उसका मतलब क्या है कि उसमें जितना ब्लड आ रहा है वो उसको पंप नहीं कर पा रहा है। अगर आप हार्ट में आने वाला ब्लड कम कर दो तो हार्ट को रेस्ट मिलना शुरू हो गया, जो थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है उसको ठीक से पंप कर पाएगा। तो इट डिक्रीजेस प्रीलोड एंड इट सपोर्ट्स द हार्ट। सो दिस इज प्रैक्टिकली माय लास्ट स्लाइड showing the difference between VV ECMO and VA ECMO. This was just for introduction कि what is ECMO and what do we do in ECMO. आज के लिए थैंक यू।